बच्चों हमको एक रेजोनेंस सर्किट का क्वेश्चन दिया हुआ है। इधर देखो, जब कभी हमारे पास रेजोनेंस का क्वेश्चन आता है तो एक्चुअली क्या होता है, कभी भी डायरेक्टली हो सकता है आपको मेंशन करे या ना करे वो रेजोनेंस का क्वेश्चन है, बट एक्चुअली क्या है, कुछ चीज़ों से हमको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि ये रेजोनेंस का क्वेश्चन है। जैसे कि हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक LCR सर्किट है, उसके अंदर हमने 220 वोल्ट सप्लाई किया है, हमको इंडक्टेंस की वैल्यू दी है, कैपेसिटेंस की वैल्यू दी है और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है। अब हमको ये वैल्यूज तो दी हैं, इसके अलावा क्या पूछा हुआ है, पूछा है कि फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी जब पावर डिसिपेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कौन सी फ्रीक्वेंसी में पावर डिसिपेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ये पूछा हुआ है हमसे। और RMS करंट पूछा है। तो अब एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन को डायरेक्टली देखने से ऐसा नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन हमें रेजोनेंस का दिया है, बट पावर डिसिपेशन जब मैक्सिमम की बात कर रहा है तो इसका मतलब वो रेजोनेंस की बात कर रहा है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये बताओ कि करंट मैक्सिमम है, पावर फैक्टर 1 है, पावर फैक्टर मतलब cos फाई 1 है, करंट मैक्सिमम है, पावर मैक्सिमम है, इम्पिडेंस मिनिमम है, तो अगर आपसे कुछ घुमा फिरा के ये चीज़ों की बात कर रहा है तो इसका मतलब वो जो फ्रीक्वेंसी आपसे निकलवा रहा है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब क्वेश्चन में डायरेक्टली तो ये नहीं बोला ना कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाल के बताओ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। क्वेश्चन में बोला है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी जब पावर फैक्टर 1 हो या पावर डिसिपेशन मैक्सिमम हो। तो ये डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालो, आपसे ये कहेगा, घुमा फिरा के फ्रीक्वेंसी पूछेगा, और जो फ्रीक्वेंसी आपसे पूछ रहा है ऑब्वियस सी बात है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। कैसे निकालोगे आप लोग, ऐसे। अगर रेडियन पर सेकंड में निकालें तो ऐसे निकालेंगे। इंडक्टेंस की वैल्यू क्या है हमारी, 10 मिली मतलब 10 की पावर -3। कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, किसने निकाला बच्चों, क्या आया, 10 की पावर 3π/2 आ रहा है। सब पाई से ऊपर नीचे जाएगा। इधर देखो, अच्छा मैं निकाल लेता हूँ, इधर देखो, रहने दो, इधर देखो भाई, इधर देखो, इधर एक मिनट रुक जाओ बच्चे, 1 मिनट रुक जाओ, मैं ही निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये 1 2 3 0 है और ये गायब हो गया, ठीक है, ठीक है। ये आ गया, रूट हटाया तो क्या आ गया, 1/10 की पावर -3 क्या आ गया, पाई आ गया, रूट हटाया ना हमने, तो ये क्या आ गया, पाई इंटू 10 की पावर 3 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ π/2 नहीं आ रहा है, अच्छा 4 का, चलो सॉरी, ठीक है। अच्छा ये क्या आ गया, 4 का क्या हो गया, 2 हो गया, अच्छा सब फॉर्म में 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छे, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई π/2 इंटू, ओके अच्छे, वेरी गुड, π/2 इंटू 10 की पावर 3 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई बच्चे, इधर देखो अच्छे बोर्ड पे, फ्रीक्वेंसी के लिए तो V को देखो अच्छे, एक्चुअली क्या होता है, कई बार ना क्वेश्चन में ढंग से मेंशन नहीं हुआ, पूछा जाता है कि आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है या नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, हर्ट्ज वाली निकालनी है, एंगुलर या एंगुलर निकालनी है। अगर सिर्फ फ्रीक्वेंसी लिखा जाए तो एंगुलर, यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ही निकाल देना। कई बच्चों के दिमाग में आता है, कई बार क्वेश्चन भी मुझसे पूछते हैं कि सर आपने बताया था ये फ्रीक्वेंसी होती है, और जो न्यू होता है हर्ट्ज वाली वो होती है 2π/LC। तो यार ये फ्रीक्वेंसी हम थोड़ा कम ही निकालते हैं आमतौर पर। हम लोग आमतौर पे जब भी LCR सर्किट का क्वेश्चन करते हैं ना तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा निकालते हैं। अगर आपको टाइम बचा हो ना तो ये भी निकाल के दोनों प्रोवाइड कर देना, बट यहाँ तक हमारा हो गया काम। अब हमें निकालना है RMS करंट। क्या निकालना है, RMS करंट। अब RMS करंट को निकालने से पहले मैं एक चीज़ पूछूंगा, ये बताओ, ये बच्ची बताएगी ये कितना। देखो बच्ची, जैसे मान लो किसी भी LCR सर्किट में RMS करंट का फॉर्मूला होता है VRMS/Z, ठीक है, VRMS/, क्योंकि करंट क्या होता है, वोल्टेज बाय नेट अपोजिशन। अब हम यहाँ पर क्या Z निकालें या नहीं निकालें, जिससे पूछा जा रहा है वही बताएगा, क्या हम Z निकालें या नहीं निकालें। जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है बताओ। सर क्योंकि Z की वैल्यू R के इक्वल है। क्योंकि हमको एक चीज से पता चल गया, हमको क्वेश्चन में दिया कि पावर डिसिपेटेड मैक्सिमम है। पावर डिसिपेटेड मैक्सिमम में मतलब सर्किट कैसा है, रेजोनेंट सर्किट है। और जब सर्किट रेजोनेंट सर्किट होता है, इधर देखो बच्चे,
जब सर्किट रेजोनेंट सर्किट होता है, हमको पता है जब सर्किट रेजोनेंट होता है उसका केस में उसका जो इम्पीडेंस होता है मिनिमम होता है वो किसके बराबर होता है? रेजिस्टेंस के बराबर होता है। कब देखा हमने? लास्ट क्लास में हमने देखा, ये देखा था ना, क्योंकि जब सर्किट रेजोनेंट सर्किट होता है तो Z इज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर, ये दोनों एक दूसरे को बराबर होते हैं तो क्या कर देते हैं? कैंसिल। तो उस टाइम पे जो इम्पीडेंस होता है वो रेजिस्टेंस के बराबर होता है, तो वी आर एम एस बाय क्या हो जाएगा? आर, और आर एम एस वोल्टेज कितनी दी है? 220 वोल्ट दी हुई है, और रेजिस्टेंस कितना दिया है? 55। कितना आ जाएगा बच्चे? 4 एम्पेयर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसका मतलब, इधर देखो बच्चे, तो फिलहाल अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ आर ही सफिशिएंट था। हमको ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी? नहीं पड़ी, क्योंकि रेजोनेंस सर्किट में जो इम्पीडेंस होता है वो रेजिस्टेंस के बराबर होता है, क्योंकि एक्सएल और एक्सी क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। अब देखो होता क्या है, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना बच्चे, कभी भी जब एंट्रेंस का एग्जामिनेशन देते हैं ना एंट्रेंस में, तो एंट्रेंस में एक चीज जानबूझ के ऐसी पूछी जाती है, वो आपसे Z निकलवाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और कई बार ऐसा होता है सर्किट रेजोनेंट सर्किट होता है। क्या होता है? रेजोनेंट। आप 1 मिनट में Z नहीं निकाल सकते। कैसे नहीं निकाल सकते? क्योंकि अगर आपको Z निकालना है तो ये सारे पुट करने पड़ेंगे और टाइम लग जाएगा आपको कैलकुलेशन में। और अगर हमको पता चल जाए, कई बार रेजोनेंट सर्किट का ही क्वेश्चन है, तो हमको पता चल जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल, और Z किसके बराबर हो जाएगा? R के। अब जैसे इसी ही क्वेश्चन में भाई हमको कहीं ना कहीं से पता चल गया रेजोनेंट सर्किट है, तो हमको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ा। अब मान लो कोई बच्चा ऐसा हो, चलो उसने थोड़ा रट्टाफिकेशन किया हो, पढ़ाई ढंग से नहीं की हो, अब उसको थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी पूछी हो, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तो उसने रट रखा हो, निकाल दिया। अब अगर उसने रट रखा, उसको नॉलेज तो है नहीं। अब अगर वो करंट निकालेगा तो करंट कैसे निकालेगा? V/Z से निकालेगा, और उसके लिए Z निकालेगा। अब उसको क्या पता है? रेजोनेंट सर्किट है। अगर उसको नॉलेज है तो वो पहले ही कहेगा कि कैसा सर्किट है? रेजोनेंट। कैसे? क्योंकि पावर डिसिपेशन क्या है? मैक्सिमम है। तो वो देखते ही कहेगा कि भैया इसमें Z किसके बराबर होगा? R के बराबर होगा। तो बात सिर्फ न्यूमेरिकल जब हम करते हैं नॉलेज की बात आ जाती है। अगर आपको पता है कि ऐसा ऐसा होता है तो आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन में हमें एक LCR सर्किट दिया है। LCR, इनकी तीनों की वैल्यू दी हुई है, और बता रखा है हमने ये वोल्टेज सप्लाई किया हुआ है। पूछा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एडिशनल कैपेसिटर विच मे बी जॉइन सुटेबली टू द कैपेसिटर C, मतलब इसके साथ ज्वाइन करना है हमको, ताकि पावर फैक्टर यूनिटी हो जाए। पावर फैक्टर यूनिटी का मतलब ये इनडायरेक्टली कह रहा है कि क्वेश्चन किसका है? रेजोनेंस का क्वेश्चन है, क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन में ही पावर फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। तो ये कह रहा है कि हमको मतलब कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे रेजोनेंस की कंडीशन अचीव करने के लिए। बट देखो यार, क्या अभी फिलहाल रेजोनेंस है या नहीं है? मान लो जैसे अभी हम चेक करें कि रेजोनेंस कंडीशन है या नहीं है, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास क्या क्या तरीके हैं। हम चेक ऐसे कर सकते हैं कि XL अगर XC के बराबर है तो रेजोनेंस होगा, या फिर अगर ओमेगा 1/√LC के बराबर है तो रेजोनेंस होगा। देखो यार, ये मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर कई लोगों का थॉट ये होता है कि सर क्वेश्चन तो खुद ही कह रहा है कि ज्वाइन करना पड़ेगा तभी रेजोनेंस में होगा। तो यार वैसे तो हमको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि भाई आपको अगर पावर फैक्टर को 1 करना है, मतलब रेजोनेंस करना है, तो आपको कैपेसिटर के साथ कोई और दूसरा कैपेसिटर ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हाल फिलहाल कंडीशन रेजोनेंस नहीं है। तो ये मान के चलो कि इसकी जगह इसके साथ कुछ और ज्वाइन करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, एक सर्किट बना लेते हैं। देखो बच्चे, मान लो ये हमें इसमें से कौन सा एलिमेंट चेंज करना है? ये तो सेम ही रख रहे हैं ना, सिर्फ चेंज क्या होगा? ये। तो मान लो रेजिस्टेंस कितना है? इधर देखो बच्चे बोर्ड पे 400 ओम, ये हमारा सप्लाई है, ये हमारी क्या है? इंडक्टर है। और इसकी जगह हमने क्या लगा दिया? एक ऐसा कैपेसिटर लगा दिया जिससे अब सर्किट में क्या आ गया? रेजोनेंस आ गया। समझ? 1 मिनट देखते हैं बच्चे। तो हमने मान लो एक ऐसा कैपेसिटर लगा दिया, अब सर्किट रेजोनेंस में। तो इधर देखो बच्चे बोर्ड पे, हमने ये कंसीडर कर लिया कि रेजोनेंस, इसको लगाने से क्या है? रेजोनेंस है। अगर ये हमने लगाया सर्किट रेजोनेंस में है, तो एक काम करते हैं, अब रेजोनेंस में मान लो आ गया, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी? होगी। अब ये बताओ इस क्वेश्चन में ओमेगा कितना है? मतलब जैसे इस क्वेश्चन में ओमेगा कितना है? कोई बताएगा बच्चे ओमेगा कितना है? अब देखो यहाँ पर ओमेगा कहीं लिखा नहीं है, बट एक्चुअली क्या है? देखो V = V0 sin ओमेगा t, ये होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा की वैल्यू क्या है? ये। तो ओमेगा कितना है? 1000 √1/L कितना है? 100 मिली।
अच्छा सी क्या लेंगे हम लोग, ये वाला नहीं लेंगे, हम इक्विवेलेंट लेंगे, मतलब फाइनल जो होगा जिस पे रेजोनेंस आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा बच्चे बताओ। So 10 की पावर 5 इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 की पावर 1 This is squaring both sides. स्क्वायर करते हैं बच्चे, 10 की पावर क्या हो जाएगा 6। 1 upon 3 रूट हट जाएगा। ठीक है, रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा 10 की पावर -1 into c 1 upon 3 सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बच्चे बताओ। 10 का इसको इधर ले आओ, -5 -5 क्यों आएगा यार, -5 इसको इधर ले आओ, 10 की पावर -5। ठीक है, 10 की पावर यह 5, यहाँ पे 10 का 5 इधर एक मिनट रुक जाओ बच्चे, 1/10 की पावर 5 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 की पावर -5। ठीक है, एक्चुअल में क्या है देखो बच्चे, आमतौर पे जो कैपेसिटेंस होते हैं उनको ना हम माइक्रो में मेजर करते हैं, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, इधर देखना 10 की पावर -5 को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10 की पावर -6 लिख सकते हैं 10 माइक्रोफेराड। मतलब हमको जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए, सी इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या चाहिए हमको 10 माइक्रोफेराड। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर देखो, जहाँ पे 2 माइक्रोफेराड की जगह क्या लगा होता, अगर 10 लगा होता तो सर्किट कैसी कंडीशन में होता, रेजोनेंस में होता। अभी 2 लगा है तो रेजोनेंस में नहीं है, क्योंकि 2 लगा है तो ये ओमेगा और 1/√LC बराबर नहीं है। तो 2 की जगह क्या चाहिए था हमको, क्या 10 चाहिए था। अच्छा मान लो हमको इसे हटाना नहीं है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि सी को हटाना नहीं है और अब रेजोनेंस चाहिए, तो सी के साथ क्या लगाए हम लोग। सर पहले देखो देखो अच्छे, एक्चुअली क्या है कि 10 चाहिए आपको, तो 2 तो पहले ही है, तो आपको 2 तो पहले ही है, तो क्या लगाना पड़ेगा 8 और लगाना पड़ेगा। हटाने के लिए तो अभी भी नहीं लिखा, एडिशनल लिखा है इसमें। हाँ तो लगाना है ना, हाँ, वही बताता रहा हूँ, ऐसा नहीं दिखा, हमें क्या लगाना है एक्स्ट्रा लगाना है, इसको हमें नहीं हटाना है। कई बच्चे समझ लेते हैं कि इसको हटा के लगा दें, ये 2 तो रहेगा ही रहेगा, साथ में क्या लगाया जाए। क्वेश्चन में तो लिखा है ना कि क्या ज्वाइन करना है हमको, तो 2 के साथ क्या ज्वाइन कर लो 8। अच्छा अब देखो अच्छे, इधर देखो, कई बार हम लोगों को जो होता है सेकंड चैप्टर भूल जाता है, अगर आपको 2 को 8 के साथ ज्वाइन करोगे तो क्या आएगा 10, बट ये है कि जो कैपेसिटर है कब ऐड होते हैं, जब पैरेलल में लगते हैं। तो यहाँ पर इसके साथ सीरीज में नहीं लगाओगे 2 के साथ, इसके साथ क्या लगाओगे पैरेलल में 8 लगा दोगे, तो ये 8 और 2 मिलके क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और सर्किट में क्या आ जाएगा रेजोनेंस आ जाएगा। समझे या नहीं समझे। तो क्वेश्चन में क्या लिखोगे, क्वेश्चन में क्या लिखोगे, हमको कितना लगाना है 8 ओम इन पैरेलल। सर अगर नया लगाना होता तो सीधा 10 का लग जाता। हाँ नया लगाना होता सीधे 2 की जगह क्या सीधे 10 लग जाता। देखो बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमने आपको दिया हुआ है, इसके अंदर क्या है कि हमें एक एलसीआर सर्किट दिया है, सीरीज एलसीआर। इंडक्टर का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है दे रखा है, कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस दे रखा है, रेजिस्टर का रेजिस्टेंस दे रखा है, और ये एसी सोर्स से कनेक्टेड है, और हमने इन तीनों के अक्रॉस वोल्ट मीटर कनेक्ट कर रखा है। तीनों का जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है वो क्या आ रहा है 100 आ रहा है। अब देखो होता क्या है, जैसे भाई कोई क्वेश्चन मिलता है तो एलसीआर का, तो हम उसको देखते ही पता लगा सकते हैं कि वो क्वेश्चन रेजोनेंस का है या नहीं है। अनिरुद्ध बताओ बच्चे, हमको पता कैसे पता चलेगा रेजोनेंस का क्वेश्चन है या नहीं है। आप बताओ अच्छी अदिति, कैसे पता चलेगा। जेड निकाल कर देखो अच्छे, एक्चुअली यहाँ पर हमारे सर्किट है, तो हमने आपको एक चीज बताई थी कि जब अगर एक्सएल और एक्ससी बराबर है तो सर्किट क्या है रेजोनेंस, देखते ही पता चल जाएगा। या फिर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बराबर है तो हमको देखते ही पता चल जाएगा ये सर्किट क्या है रेजोनेंस का सर्किट है। मतलब कुछ चीज़ें हमको देखते ही पता चल जाती है, जैसे ये सर्किट रेजोनेंस सर्किट है। अब क्वेश्चन में दिया है सप्लाइड वोल्टेज क्या होगी, तो जब सर्किट रेजोनेंट सर्किट होता है, कैसा सर्किट होता है रेजोनेंट, तो मैंने आपको बताया था बच्चों रेजोनेंट सर्किट में जो नेट वोल्टेज होती है ना उस वी आर के बराबर होती है, क्योंकि वी एल और वी सी क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है। बताया था ना मैंने आपको, वी नेट क्या होता है वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी स्क्वायर, तो ये दोनों बराबर होंगे कट जाएंगे, तो वी नेट क्या आ जाएगा वी आर। तो नेट वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज कितनी हो जाएगी, वी आर की वोल्टेज कितनी है 100, तो सप्लाइड वोल्टेज कितनी हो जाएगी 100। इधर देखो सप्लाइड वोल्टेज क्या हो जाएगी 100। अब इसके बाद आई आर एम एस इन सर्किट, आर एम एस करंट क्या होगा, करंट क्या होता है बच्चे बोलो, साहिल बताओ क्या होगा। आई क्या होता है वी आर एम एस बाय जेड, बट क्या यहाँ जेड लिखेंगे
नहीं, क्योंकि हमको पता है कि ये सर्किट रेजोनेंट सर्किट है, तो Z की जगह अपने आप क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, क्योंकि Z R के बराबर होता है रेजोनेंस कंडीशन में। तो VRMS कितना है 100 और R कितना है 10, कितना एम्पेयर का करंट फ्लो करेगा 10 एम्पेयर, समझे। एवरेज पावर क्या होगा, देखो एवरेज पावर होता है VRMS IRMS cos फाई, कॉस्ट का मान हो जाएगा। ठीक है अच्छी। तो VRMS कितना है, VRMS में कितना है हमें, मतलब सर्किट की वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज कितनी है 100, करंट कितना है 10, और जब हमको पता है बच्चों कि रेजोनेंस सर्किट होता है तो रेजोनेंस सर्किट में cos फाई यूनिटी होता है, यूनिटी मतलब 1 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 1000 वॉट, ठीक है, ये 1 किलोवाट, ठीक है। अब आखिरी पोर्शन है, ये पूछ रहा है कि V0 और I में कितना एंगल होगा। अब देखो यार कॉस, जब रेजोनेंस सर्किट होता है तो cos फाई क्या होता है 1 होता है, तो फाई क्या होता है 0। हमने आपको पहले ही बता रखा है कि रेजोनेंस सर्किट में फेज फैक्टर 0 होता है और इन दोनों में जो एंगल होता है वो क्या होता है 0 होता है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, हमको NCERT की बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक रेडियो है जो FM रिसीवर का काम करता है और यहाँ से लेके यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी को ट्यूनिंग करता है, मतलब कैच करता है, ठीक है, इस रेंज की फ्रीक्वेंसी को कैच करता है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है बाद में बंद कर लेना, इधर देख लो बच्चे, साहिल प्रिंस इधर देखो, कोई नहीं। देखो बच्चे, हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है NCERT के एक बैक एक्सरसाइज में कि एक रेडियो है हमारे पास जो FM चैनल कैच करने का काम करता है, वो 800 किलोहर्ट्ज से लेके 1200 किलोहर्ट्ज तक रिसीविंग का काम करता है। और अब होता क्या है, देखो बच्चे, ट्यूनिंग सर्किट कैसे काम करता है। ट्यूनिंग सर्किट एक LCR सर्किट से बना होता है, और मैंने आपको बताया था इसमें होता क्या है कि जब आपको कोई चैनल को कैच करना होता है तो हम रेजोनेट कर देते हैं, मतलब जो फ्रीक्वेंसी हमको चाहिए होती है उसी फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन को सर्किट में क्या कराते हैं, ऑसिलेट कराते हैं। मतलब हमें ट्यूनिंग सर्किट में फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ती है, फ्रीक्वेंसी क्या करनी पड़ती है, चेंज। तो अगर हमको ये वाली फ्रीक्वेंसी कैच करानी है तो ये वाली फ्रीक्वेंसी करनी पड़ेगी, ये वाली फ्रीक्वेंसी कैच करानी है तो ये वाली फ्रीक्वेंसी करनी पड़ेगी। अब होता क्या है, देखो बच्चे, ओमेगा क्या है 1/√LC। तो अब हमको अगर अलग अलग ओमेगा कैच कराना है, ओमेगा की वैल्यू क्या करनी है, सर्किट के फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है, तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक एलिमेंट की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। आमतौर पे अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें L और C की वैल्यू क्या थी, फिक्स थी। अगर L और C की वैल्यू फिक्स होगी तो ओमेगा भी क्या होगा, फिक्स होगा। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही रेजोनेंस अचीव हो पाएगा। ओमेगा की वैल्यू होती है वो फिक्स्ड होती है क्योंकि L और C क्या होता है, फिक्स्ड होता है। बट जो हमारा रेडियो का सर्किट होता है उसमें हम ना किसी भी एक चीज़ को वेरिएबल रख सकते हैं। जैसे मान लो हमारे क्वेश्चन है, इसके अंदर हम मान लो किसको चेंज कर सकते हैं, अगर हम C को चेंज करें, C को चेंज करें तो हमको क्या मिलेगा, हम ओमेगा भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस अचीव करेंगे। जो बैक एक्सरसाइज का है उसमें ना हमें कुछ वैल्यूज दे रखी थी, क्या क्या दी बच्चे, L की वैल्यू किस किस की वैल्यू दी हुई है, तो उसमें एल की दे रखी है। L की वैल्यू हमें फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ कैच करनी है, किलोहर्ट्ज, और हमें L की वैल्यू क्या दी है, मिली माइक्रो हेनरी, और C की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। तो हमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी कैच करनी है तो C क्या होगा, वेरिएबल होगा। ये देखो अच्छा, यहाँ पर ये किलो हर्ट्ज में दिया है, तो क्या ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँ या फिर इसको हम 2π लिख दें, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें, ये वाला यूज़ करें या ये वाला 2π वाला, क्यों, क्योंकि एक्चुअली क्या है, अगर आपको फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में दी है, हर्ट्ज के लिए ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें क्या हो जाता है, इसको नीचे ले आओगे, फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाला यूज़ करेंगे। अब हमको C की वैल्यू निकालनी है कि अगर हमको यहाँ से लेके यहाँ तक फ्रीक्वेंसी कैच करनी है तो C की रेंज क्या हो। तो एक काम करते हैं बच्चों, C की वैल्यू निकालनी है आपको, तो यहाँ से C ऊपर ले आओ और इसको नीचे ले आओ। तो अगर C इसको ले आओगे, इसको इधर ले आओगे, स्क्वायर भी कर दो साथ में, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताना, स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू, बोलो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4π² L μ²। अगर आपको C की वैल्यूज चाहिए
तो अगर आपको जैसे रेंज चाहिए तो एक बार आप ये सारी वैल्यू पुट कर दोगे, एल की वैल्यू। एक बार फ्रीक्वेंसी कितनी पुट करोगे आप? 800 किलो। 800 किलो मतलब 800 इंटू 10 की पावर 3 हर्ट्स। और दूसरी बार क्या पुट कर दोगे? 1200 इंटू 10 की पावर 3 हर्ट्स। तो 2 बार आपको वैल्यू पुट करनी है। तो आपको एक बार कैपेसिटेंस की वैल्यू मिलेगी, दूसरी बार वैल्यू मिलेगी, और आपको जो वैल्यू रखनी होगी वो इनके बीच की रखनी होगी, वो रेंज मिल जाएगी आपको। वैसे तो एग्जामिनेशन में आपको देखने को शायद ही मिले, बट इस तरीके से कर लेना।